गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लास्ट एंड फुल फाइनल आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिग्रेशन। अभी को रिलेशन हमने जो फ्रेंड्स देखा, आपको लगेगा कि यार ये दोनों चैप्टर साथ में क्यों रखे हैं। मैं तो बोलती कि को रिलेशन चैप्टर भी अलग रखते और ये रिग्रेशन वाला भी। ऑलमोस्ट दोनों में कोई इतना कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी साथ में दिया है तो पढ़ लेंगे। अलग ही दिया, आपने भी देखा ना। वरना अगर इंटर रिलेटेड होते तो मॉड्यूल में भी पहले कोरिलेशन समझाते, फिर रिग्रेशन, फिर दोनों के एमसीक्यू साथ में होते। बट यहाँ पे देखा आपने कोरिलेशन, फिर उसके इक्वेशंस है, फिर रिग्रेशन एंड फिर उसके इक्वेशन है। एमओसीटी में तो क्या था कि देखा हमने साथ में हम सब मेथड करते थे, फिर सबके मिक्स इक्वेशन होते थे। इसमें ऐसा नहीं है, देखा डिस्पर्सन में भी साथ में ही था। बट ये थोड़ा सा अलग है, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। फुल एंड फाइनल लास्ट है ये, फिर हम बुकलेट करेंगे, है ना। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू करेंगे। बुकलेट आपकी जो इंस्टीट्यूट दे रही है, तो वो हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे और पूरी बुकलेट मैं आपसे करवाऊंगी। हम करेंगे साथ में सॉल्व। कुछ ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो होमवर्क होंगे, जो आपको करने हैं, बट ऑलमोस्ट साथ में करवा दूंगी पूरे बुकलेट, है ना। तो थोड़ा सा आपको आइडिया है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, साथ में आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट चीज इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बोलूँ तो वो है रिवीजन नोट। स्पेशली स्टैटिस्टिक्स में तो बना ही देना, मैथ्स में भी बनानी है, बट स्टैटिस्टिक्स का अभी चल रहा है तो ज़रूर बना लेना, आपको ताज़ा ही होगा, याद होगा। तो फॉर्मूला बेस्ड है पूरा, तो फॉर्मूला लिखो और रोज उसको क्या करना है, LBH यानी कि लर्न बाय हार्ट करना है। बिल्कुल भूल नहीं जाना, मैं एवरी लेक्चर के स्टार्टिंग में बोलती हूँ, तो एटलीस्ट उतनी रिस्पेक्ट तो रखो मेरी, है ना फ्रेंड्स, कि मैम ने इतना बोला है तो हम करेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर से। सबसे पहले जो है, सबसे पहले जो हमारा, 1 मिनट में चैट बॉक्स में देख लेती हूँ सब लोग आ गए। आ जाओ आ जाओ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आ जाओ। चलो फटाफट आ जाओ, स्टार्ट करते हैं अभी फ्रेंड्स। व्हाट इज रिग्रेशन। सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में होगी वो है को रिलेशन के साथ कुछ कनेक्शन होगा, कुछ नहीं है, ओनली 1 to 2% है कि रिग्रेशन और को रिलेशन को, दोनों को रख के आपको को रिलेशन फाइंड करना है। एक ऐसा फॉर्मूला है, बाकी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले दिमाग में आपके आएगा, ये थोड़ा सा वियर्ड ही है, बहुत ही छोटा है। दो मेथड है, लीनियर एक लाइन वाली है, ग्राफिकल मेथड है, और एक फॉर्मूला बेस्ड है। एंड फिर लास्ट में है कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन फाइंड करने की नॉर्मल मेथड है, और एक कोएफिशिएंट वाली डेविएशन वाली मेथड है। तीन है टोटल, और एक है ग्राफ की को रिलेशन, वो ग्राफ ड्रॉ करके आपको सिर्फ दिखाना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स बार वाई बार, को रिलेशन रिग्रेशन, बस दैट्स इट। फिर उसके बाद कोई जिक्र नहीं होगा को रिलेशन, बस एक ही को रिलेशन का फॉर्मूला आता है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे ध्यान लो, बहुत ही छोटू सा चैप्टर है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि मैम ये क्या पढ़ा रहे हो, बट जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जाओगे बहुत ही इजी लगने लगेगा। फॉर्मूला आ गया, क्वेश्चन आ गया, 2-3 टाइप के आपके फॉर्मूला है, बस उसके डिपेंड पे ही है पूरा चैप्टर, तो उस पे ध्यान दो। चलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिग्रेशन। कोरिलेशन का मतलब क्या था कि पहले समझ लो, एक्स और वाई दो वेरिएबल थे, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, कितने मैग्नीट्यूड थे, कितने मतलब कितने लेवल का उनका रिलेशन था, वो कोरिलेशन एस्टेब्लिश करता था कोरिलेशन। रिग्रेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है कि दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो उसके डिपेंड है, फॉर एग्जांपल एक्स वो वाई पे डिपेंड है, फॉर एग्जांपल डिमांड पे प्राइस डिपेंड है। यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे है डिमांड और यहाँ पे है प्राइस, तो कोई एक्स प्रोडक्ट है
जिसकी डिमांड से उसकी प्राइस डिपेंड होती है। समझ में, पूरी डिमांड में से उसका प्राइस डिटरमाइंड होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल 120, 150, 160 उसका जो डिमांड है, तो उसके हिसाब से 120 है तो उसकी प्राइस 50 रहेगी। डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ी प्राइस बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे डिपेंड्स है, फॉर एग्जांपल काफी सारी चीजों की उल्टा भी हो रिलेशन है, बट यहाँ पे जैसे जैसे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ा देता है व्यापारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्राइस पूरी जो है, यानी कि कोई एक फैक्टर है, वो पूरे एक दूसरे फैक्टर पे डिपेंडेंट है। यानी कि 180 अगर डिमांड है तो प्राइस क्या होगी, यानी कि एस्टिमेशन, रिग्रेशन क्या है, इट इज द estimation of dependent variable on the basis of independent। अच्छे से आपको फॉर्मूला लिखनी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यस आ जाओ, पॉजिटिव आर्मी। यहाँ पे लिख लो, चलो, इट इज द estimation of dependent variable according to change in independent variable। अभी मुझे क्या करना है कि फॉर एग्जांपल x y पे डिपेंड है, काफी बार उल्टा भी होगा कि y x पे डिपेंड होगा। तो बस ये पूरा चैप्टर x डिपेंडेंट ऑन y और y डिपेंडेंट x, बस ये दोनों रिलेशन है, उसके फॉर्मूलाज है, बस पूरा चैप्टर में यही फाइंड करना है कि x y पर डिपेंड है या फिर y x पर डिपेंड है। अगर है तो दोनों के फॉर्मूला रिग्रेशन फाइंड करो, दोनों की कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन फाइंड करो। तो पूरा चैप्टर है डिपेंडेंट वाइज। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पे डिपेंड है कि मैं जब सिलेबस कंप्लीट करूंगी तब आपका सेल्फ स्टडी होगा, और मेरा डिपेंडेंसी अलग है, मैं आपके डिपेंड नहीं हूँ, मैं सीए में जो हमारी इंस्टीट्यूट है उस पर मैं डिपेंडेंट हूँ कि वो अपना कितना मतलब कितना मॉड्यूल पे वो सिलेबस वो एक्सप्लोर करते हैं, तो उतना मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो मैं आईसीए पे डिपेंडेंट हूँ, तो आप लोग मुझ पे डिपेंड है। तो फ्रेंड्स पर्सन वाइज वो, यानी कि वेरिएबल वाइज डिपेंडेंसी भी अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे चलो ध्यान देते हैं, फॉर्मूला पे आ जाओ। दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे मैं क्या लिख रही हूँ, यस, आ जाओ। चलो अभी हम फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। इतना समझ में आ गया कि रिग्रेशन एक्चुअली में है क्या। दो तीन फॉर्मूलाज है, बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, इतना बड़ा नहीं है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी है मेन चीज, इक्वेशन आएगी रिग्रेशन के। एक है नॉर्मल मेथड, मैं आपको दिखा देती हूँ तो आपको डाउट ना आए, फिर मैं आपको इक्वेशन दिखाती हूँ। यहाँ पे आपके मॉड्यूल में रिग्रेशन है, उसके ऑब्जेक्टिव दिए हैं, डेफिनेशन दिया है, देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मैरिज, रिग्रेशन इज द मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स इन द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल यूनिट ऑफ डेटा। यानी कि टू वेरिएबल से उसका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल जो डेटा है उसके डिपेंड पे, यानी कि डिपेंडेंसी की ही बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैरिज के अकॉर्डिंगली उसकी डेफिनेशन है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया है, फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है
कि चेंज इन प्रोपोर्शन एंड नंबर ऑफ वेरिएशन, ये रिग्रेशन का क्लासिफिकेशन है। फिर बेसिस ऑफ चेंजेस इन प्रोपोर्शन, कितनी मेथड्स है रिग्रेशन कैन बी क्लासिफाइड into two, like linear regression and then non-linear regression। अभी लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस मॉडल की बात करें तो उसका है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, उसका इक्वेशन है जो पूरा यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे। ये सारी चीज हम पढ़ेंगे तो टेंशन मत लेना। लीनियर मेथड एंड नॉन लीनियर मेथड और नॉन लीनियर जो मेथड्स है वो ग्राफ यहाँ पे लिखा है, देखो कि यस, contrary to the linear regression model, in non-linear regression the value of dependent variables say y does not change by the constant absolute amount for the unit change in the value of the independent variable, say x is the, यानी कि यहाँ पे plotted on the graph and that would not form, it would form a curve rather than a straight line, so this is also called linear regression। अच्छा, ये बोल रहा है कि नॉन लीनियर रिग्रेशन में, यहाँ पे लीनियर में क्या है, जैसे मैंने बोला कि एक जो है वेरिएबल वो दूसरे पर डिपेंडेंट है, बट यहाँ पे क्या है, कोई दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए वो स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि वो कर्व ड्रॉ करता है, और इसीलिए उसको लीनियर नहीं बल्कि कर्व लीनियर रिग्रेशन यानी कि नॉन लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। यानी कि ऐसा अगर उसके जो एक्स वाई हम पुट डाउन करें ग्राफ में तो ऐसा नहीं बनता, ऐसा या फिर ऐसा, ऐसा कुछ भी, बट कर्व रिग्रेशन बनता है, ग्राफ बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिग्रेशन की कितने क्लासिफिकेशन है, तीन, एक सिंपल रिग्रेशन, एक है पार्शियल एंड थर्ड वन इज मल्टीपल है। समझ में आया? सबसे पहले सिंपल रिग्रेशन, व्हेन ओनली टू वेरिएबल्स आर स्टडीज to find out the regression relation, that is called as simple, जिसमें दो वेरिएबल है। when more than two variables are studied then it is functional relationships and the relations is only two variable is analyzed at a time keeping other variables as a constant, then such regression analysis is called a partial regression। when more than two variables are studied in the relationship but the other two variables है ना फ्रेंड्स, यानी कि एक के अलावा वो सारे कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल रिग्रेशन। एंड मल्टीपल वेयर मोर देन टू वेरिएबल्स आर स्टडीड एंड द रिलेशनशिप आर साइमल्टेनियसली वर्क। यहाँ पे क्या है कि कोई एट अ टाइम कोई एक ही करता है, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पे क्या है, मल्टीपल सब वेरिएबल साइमल्टेनियसली वर्क आउट हो रहे हैं। समझ में? so in this case this regression is called, this regression is called a multiple regression, study of growth of the productions, wheat in a relation of fertilization, hybrid seeds, uh, irrigations, etc. is the example of multiple regression। यानी कि ये सब साथ में काम कर रहे हैं। समझ में आया? इसमें क्या है कि कोई एक काम कर रहा है तो बाकी सारे कांस्टेंट रहेंगे, और यहाँ पे यानी कि एक टाइम पे एक ही काम करेगा। समझ में आया? और यहाँ पे ओनली टू वेरिएबल्स यानी कि प्राइस और डिमांड की बात हो रही है, तो ओनली प्राइस एंड डिमांड। यहाँ पे प्रोडक्शन विथ फर्टिलाइजर विथ एवरीथिंग, यहाँ पे इरिगेशन, ये सारी चीजों की यहाँ पे एक साथ में साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, इसलिए इसको बोलेंगे मल्टीपल रिग्रेशन। समझ में? अभी समझ रहे हैं रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन की मेथड से दो मेथड से उसकी, एक है फ्री हैंड कर्व मेथड एंड द सेकंड वन इज लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर में भी दो है, एक सिंपल एंड कोएफिशिएंट। अभी यहाँ पे ध्यान दो तो हैंड मेड जो कर्व है वो पूरा ग्राफ बेस है। एग्जाम में इतना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है उसका, बट फिर भी उन्होंने दिया है। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल, तो हम समझ लेते हैं। चलो आ जाओ, ये एक समझ लेते हैं, फिर नॉर्मल है ये ग्राफ बेस्ड, और फिर इक्वेशन बेस्ड रहेगी, तो फिर उसमें हम इक्वेशन बेस्ड मेन है रिग्रेशन, तो सारे इक्वेशन देखेंगे एंड फिर हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, देख रहे ना। क्लासिफिकेशन 3 है, बहुत ही बेसिक सिंपल
फिर क्या था, पार्शियल, एंड देन थर्ड वन था मल्टीपल। मेथड्स कितनी है, दो, एक हैंडमेड कर्व और एक ये वाली इक्वेशन बेस्ड, बहुत ही स्मॉल चैप्टर्स है। चलो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, वेरी गुड। चलो, इन द फॉलोइंग डेटा एक्स एंड वाई दिया है, तो ड्रॉ द रिग्रेशन लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो एक्स एंड वाई, चलो ग्राफ में एक जगह एक्स और वाई करो। अभी देखो यहाँ पे ड्रॉ किया बीच में जो है वो लीनियर लाइन है, बट यहाँ पे तो अलग अलग जो दिया है वो डॉट्स आप करोगे तो पूरा ये टेढ़ा मेढ़ा पूरा कर्व बनता है, यानी कि उसको हम बोलेंगे हैंडमेड। समझ में आया? यहाँ पे कांस्टेंट प्रपोर्शन में दोनों वेरिएबल नहीं बढ़ रहे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है, द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, the other method of drawing of a line of regression is the method of least square. According to the least square method, the line should be drawn through the plotted points. यानी कि plotted points, यहाँ पे देखो सबसे पहला आप यहाँ पे ध्यान दो, tan x है तो y 20 हो रहा है, तो यहाँ पे tan x, देखो यहाँ पे 10 और y 20 लिया है। फिर है 16 और 12, तो यहाँ पे है 16 और यहाँ पे होगा 16 और यहाँ पे होगा 12। फिर है 24 34, फिर यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे है 24 34 32। तो फ्रेंड्स जैसे लीनियर एक मेन कर्व है उस पे दोनों वो क्रॉस हो रहे हैं, तो जितने भी पॉइंट्स है प्लॉटेड उससे जो कर्व बनता है उसको लीनियर स्क्वायर मेथड बोला है। इट शुड बी ड्रॉन थ्रू द प्लॉटेड पॉइंट्स इन ए सच वे दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द प्रोडक्ट of the actual of the deviation of the actual y values from the computed y value is the minimum or least. The lie between the points the best manner it is should have sigma y minus, यानी कि बीच में जो है ना उसका हम जो करेंगे रिक्रेशन उसका निकलता है सिग्मा y माइनस y होल स्क्वायर निकलता है। And a line fitted by the method is called the line of best fit. One of the characteristics of the line of best fit is that the deviation above the line are equal to the deviation below the line. यानी कि जब ये श्रेड जो लाइन है ना एग्जिट वही बनती है तब डेविएशन स्क्वायर बनेगा मिनिमम, यानी कि सिग्मा y माइनस y बार, यानी कि y माइनस वाई सी होल ब्रैकेट स्क्वायर बनता है। The line are equal to the deviation below the line, then it implies that the total of the positive and negative deviation is zero. यानी कि पूरे लाइन के टोटल के नीचे जो लाइन बनती है तो तब डेविएशन के स्क्वायर कितना होता है, जीरो। दैट इज y माइनस वाई सी इज इक्वल टू जीरो। द लाइन ऑफ द बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन गोज थ्रू द ओवरऑल मीन ऑफ द डेटा, दैट इज x बार एंड y बार। यानी कि यहाँ पे x और y की जो वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, x और y की जो वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलेंगे x बार एंड y बार। ये जब इक्वेशन करेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये ग्राफ तो जस्ट आपको एक्स वाई से ये वो लीनियर मेथड उसका क्या है वो आपको जस्ट ड्रॉ करना है, प्लॉटेड उसके जो पॉइंट्स है उसको हम लीनियर स्क्वायर मेथड बोलते हैं। जस्ट सिंपली आपको शो करना है बाय ग्राफ कि वो लीनियर जो बेस्ट लाइन है, लीनियर लाइन उसके अबोव है कि बिलो है कि उस पे क्रॉस हो रहा है। समझ में आ रहा है? जस्ट यही शो करना है। फॉलोइंग आर टू मेथड्स, मैंने आपको बोला ना कि इक्वेशन थ्रू नॉर्मल इक्वेशन और एक ही रिग्रेशन कोएफिशिएंट। सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ नॉर्मल इक्वेशन, टू मेन इक्वेशन जनरली यूज्ड इन रिग्रेशन, फर्स्ट y ऑन x एंड सेकंड इज x ऑन y। अभी क्या है, ये रहा है y ऑन x a प्लस बी एक्स और a प्लस बी वाई, जो मैंने आपको बोला था ना फर्स्ट वाला जो क्लासिफिकेशन था इसमें। अभी a और b है उसको कैसे क्लासिफाइड और कैसे रीड करते हैं, तो फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले, है ना। दो मेथड है नॉर्मल में, x ऑन y और y ऑन x। फिर है कोएफिशिएंट, ये मॉड्यूल में आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। बेटर है मैं आपको
अपनी मेथड से समझो। चलो आ जाओ। रिग्रेशन इक्वेशन। कौन सी दो मेथड है? एक एक्स, एक वाई ऑन एक्स, और एक है एक्स ऑन वाई, यानी कि वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स और एक है एक्स ऑन वाई। इसका क्या मेथड है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और यहाँ पे भी सेम है बट x इज इक्वल टू बनेगा। इसको एक्सपांड करें तो एग्जैक्टली रिग्रेशन का इक्वेशन बनेगा y यानी कि y माइनस वाई बार, y x पे डिपेंडेंट तो नीचे बनेगा यहाँ पे बी वाई एक्स रिग्रेशन, और x की जगह बनेगा x माइनस एज इट इज यहाँ पे x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई है, और यहाँ पे y की जगह क्या आएगा? y माइनस वाई बार। फ्रेंड्स ये दोनों जो है ना वो सेम ही है। आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो ऑटोमेटिक ये ही बन जाएगा। जब आप प्रैक्टिकल सम करोगे तब मैं आपको समझाऊंगी। तो अभी ना याद रखो y डिपेंडेंट ऑन x और x डिपेंडेंट ऑन y, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ये तो आपको आता ही है। x y पे डिपेंड है तो x और y, और यहाँ पे y x पे हो तो y और x, और ये भी तो एज इट इज है, समझ में आएगा, कांस्टेंट वेरिएबल। और यहाँ पे y माइनस वाई बार, y यहाँ पे है तो y माइनस वाई बार, और यहाँ पे x लास्ट में तो x माइनस एक्स बार। ये याद रखने का, y पहले है तो y माइनस वाई बार, x बाद में तो x माइनस है। और ये बी वाई एक्स और एक्स वाई तो आपको पता ही है, y x पे है तो बी वाई एक्स, और x y पे है तो बी एक्स वाई। समझ में आया? ये मैं आपको याद रखने की ट्रिक दिखा रही हूँ कि आपको एग्जाम में गलती ना हो। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? पूरी स्क्रीन में लिखना है इसलिए मैं हट गई। देखो मैं आ जाऊंगी तो आपको नहीं दिखेगा पूरा। डाउट है तो कमेंट करो, ठीक है? चलो आ जाओ। अभी ये चीज इतना समझ में आ गया, फॉर्मूला बहुत ही इजी। अभी यहाँ पे ये चीज है बी जो है ना वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। देखो ये बी है ना, यहाँ पे भी है ना, ये क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। समझ में आया? तो लिखना है तो लिख लो कि बी यहाँ पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, एंड ए एंड बी बोथ आर वो रिग्रेशन के पैरामीटर्स है। समझ में आया? ये ए और बी है ना वो रिग्रेशन के पैरामीटर्स है। और बी है ना
वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो इतनी चीज लिख लो। दो फॉर्मूला जो नॉर्मल इक्वेशन वाला है वो यहाँ पे खत्म हुआ। प्रैक्टिकल सम करेंगे हर एक एग्जाम्पल, बट ये छोटू सा चैप्टर है तो सारे इक्वेशन साथ में कर लेते हैं फिर प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। ये लिख लो। चलो खत्म हो जाए फिर बोलना, आगे बढ़ेंगे। होप सो हो गया होगा आपका। इक्वेशन अभी और देख लेते हैं कोएफिशिएंट के। पूरा चैप्टर बस ये फ्रेम और अभी मैं जो मैं नेक्स्ट कराने वाली हूँ ना उस पर डिपेंड है। आ जाओ चलो, ये लिख लिया ना। हाँ
चलो ध्यान दो यहाँ पे, 2-3 फॉर्मूला है बस, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के। बी वाई एक्स आपको पता है ना, बी वाई एक्स का मतलब अभी तो वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स, बी वाई एक्स इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई। अभी ये देख के आपको कुछ याद आएगा है ना, कोरिलेशन का कार्ल पियर्सन का जो था ना, सेम वही है ऊपर का तो, है ना। तो याद रखने में बहुत ही इजी होने वाला है। फॉर्मूला तो फ्रेंड्स सब इजी है, बट मिक्स ना हो जाए कि कौन सा फॉर्मूला किसका है। बाकी तो एज इट इज आपको पता है कि सेम टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। फॉर्मूला ये कोरिलेशन का था ना, याद आया आपको। यहाँ पे x लास्ट में, इसलिए नीचे x लिखा है, यहाँ पे y लास्ट में है। याद रखने का ट्रिक मैं आपको साथ में दिखा रही हूँ और कुछ नहीं, साथ में मेमोरी टेक्निक दे रही हूँ। दूसरा फॉर्मूला बहुत इजी, x लास्ट में इसलिए नीचे आएगा, r कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट में जो है ना वही नीचे आएगा हर एक फॉर्मूला में, देखना। ये बहुत ही कम यूज होता है, कोवेरियंस ऑफ लास्ट में जो होगा वही नीचे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे y है, पर का तो एज इट इज एक्स और y को वेरिएंस, यहाँ पे क्या आएगा स्टैंडर्ड डिवीजन। समझ में आया अभी पूरा, मैं बोलूँ ना पूरा चैप्टर ये फॉर्मूला के बेस पे है, कुछ दिमाग नहीं दौड़ाना। और ऊपर वाला जो मैंने बताया कोएफिशिएंट वाला, ये वो बस पूरा चैप्टर ये दोनों इक्वेशन के ऊपर से ही है। तो जरूर आप ये नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों लिख लिया, पूरा चैप्टर का रिवीजन नोट आ गया, लिख लो, बहुत ही इजी है। और यस वो चीज स्केल और ओरिजिन वाली बता दूं कि फ्रेंड्स एमओसिटी था, वो स्केल एंड ओरिजिन दोनों से अफेक्टेड होता था। डिस्पर्सन था, वो ओनली ओरिजिन से, ओनली स्केल से अफेक्ट होता था, ओरिजिन से नहीं। तो ये सेम चीज। और कोरिलेशन था, वो ओनली साइन ऑफ ओरिजिन से वो अफेक्ट होता था। तो यहाँ पे ये भी ओनली अफेक्टेड बाय स्केल से अफेक्ट होता है। क्वेश्चन करेंगे ज्यादा क्लैरिटी आएगी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से प्लस और माइनस ओरिजिन का उस पर कोई अफेक्ट नहीं। ठीक है, ये लिखना है तो लिख लेना। चलो, और एक कोरिलेशन है, रिग्रेशन और कोरिलेशन के बीच में रिग्रेशन एस्टेब्लिश करने का एक लास्ट फॉर्मूला। रिलेशनशिप बिटवीन
रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का एक फॉर्मूला है। R इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स साइन का महत्व है कि प्लस माइनस लिखा है तो कौन सी साइन लेने की। तो फ्रेंड्स बी वाई एक्स दोनों की देखने की, यानी कि अगर बोथ पॉजिटिव है बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स पॉजिटिव है तो साइन प्लस लेने की, और नेगेटिव है तो माइनस, यानी कि ये वाली साइन की बात कर रही है। समझ में आया? तो ये दोनों, ये इसके लिए है, साइन के लिए है। आपके दिमाग में अभी ये आएगा कि मैम एक प्लस और एक माइनस होगा तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई ऑलवेज साइन दोनों की सेम ही होगी। तो अगर पॉजिटिव होगा तो बोथ पॉजिटिव, और नेगेटिव तो बोथ नेगेटिव। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा बी वाई एक्स वाई, वही यहाँ पे अंडर रूट के बाहर आएगा। ठीक है, बस ये चीज है, ये भी इम्पोर्टेंट है, जरूर लिख लो। और एक लास्ट एंड कॉमन है, वो है एक और फॉर्मूला है कि बी यू वी है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा बी एक्स वाई इंटू एम एक्स डिवाइड बाय एम वाई। एम एक्स ये पहला है और ये लास्ट में, इसलिए ये आएगा। ये यूवी और एक्स वाई के बीच में एस्टेब्लिश करता है कि यूवी दिया है तो एक्स वाई फाइंड करने का, या फिर एक्स वाई दिया है तो यूवी। तो ये जस्ट फॉर्मूला है, एमसीक्यू करेंगे तब काम में आएगा। सब कुछ दिया होगा क्वेश्चन में, एम एक्स एम वाई आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगी। चलो अभी इतना लिख लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। लिख लो तो कमेंट कर देना, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे। सारी मेथड के सारे इक्वेशन आ गए रिग्रेशन के। रिग्रेशन का चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। लास्ट में थोड़े से रिलेशनशिप्स दिए हैं पॉइंट्स, कि आर के बीच में, कोरिलेशन के बीच में, ये बी एक्स वाई बी वाई एक्स के बीच में क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन में रिलेशन क्या है, मीन में डेविएशन क्या है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। बहुत इजी है, देख लेना, एमसीक्यू में आ सकता है। हो जाए तो बोल देना, एमसीक्यू की क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लिख लो, रिग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
होप सो आपने लिख लिया होगा फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं अभी इक्वेशन से। डन विद दिस? कमेंट करो चलो फटाफट अगर किसी का बाकी है तो। होप सो नहीं होना चाहिए, बहुत ही छोटा था। वेरी गुड। डन डन। अच्छा बच्चों चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था ग्राफ वाला। क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक इसके आगे एग्जांपल है ही नहीं। चलो बाई वेरिएट दिया है डेटा, यानी कि दो वेरिएबल्स दिए हैं, एक्स और वाई दिया है। अभी फाइंड क्या करना है? फिट द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, हेंस प्रिडिक्ट वाई इफ एक्स इज इक्वल टू 20। यानी कि y ऑन x है और x की वैल्यू दी है, तो y क्या होगा वो फाइंड करना है। फिट द रिग्रेशन लाइफ ऑफ द x ऑन y, यानी कि x डिपेंडेंट ऑन y है। यानी कि दोनों आपको करने हैं कि x डिपेंडेंट ऑन y वेरिएबल और y डिपेंडेंट ऑन x वेरिएबल। यहाँ पे दैट्स ग्रेट कि फर्स्ट एग्जांपल ऐसे दिए है कि x और y की भी वैल्यू दी है। वरना फ्रेंड्स काफी बार कैसा होता कि x और y नहीं दिया होता और पहले फाइंड करने को बोलते हैं, फिर तो एक मिनट क्वेश्चन था वैसे। अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल 2 पहले कर लेते फिर 1 कर लेते, कैसे वो मैं आपको समझाऊंगी क्यों पहले। थोड़ी सी अरेंजमेंट में मॉड्यूल में प्रॉब्लम। 2 वाला इजी है, फिर 1 वाला करोगे ज्यादा आपको वो रहेगा। अभी यहाँ पे ध्यान दो क्या दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन के फंडा पे हम फोकस करेंगे, कैलकुलेशन पे नहीं, एज यूजुअल। सबसे पहले बाइवेरिएट डेटा है एक्स और वाई, और यहाँ पे क्या फाइंड करना है? फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन बाय टेकिंग द डेविएशन ऑफ आइटम्स फ्रॉम द मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। यानी कि डेटा जो है उसके रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है कि एक्स और वाई जो मीन है उसके रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक्स और वाई का मीन फाइंड करके जो हमने वो किया था ना एक्स माइनस एक्स पर कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, वो वाला करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? एक्स वेरिएबल सारे लिख लिए, वाई वेरिएबल सारे लिख लिए। अभी एक्स और वाई दिया है और एक्स और वाई का मीन फाइंड करके आपको करना है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? कोएफिशिएंट फ्रॉम द राइट ऑफ द मीन, वो तो करना है। यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार करते थे, और y माइनस वाई बार, वो तो फाइंड करना है। बट ये बी एक्स वाई और बी एक्स वाई, बी वाई एक्स आपको फाइंड करना है, वो कौन सा फॉर्मूला से करोगे? एक्स और वाई दिया है, एक्स बार वाई बार आप फाइंड कर लोगे। तो क्या फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था सिग्मा एक्स वाई माइनस कार्ल पियर्सन वाला सिम लुक लाइक था ना, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यस, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे ध्यान दो, सिग्मा एक्स वाई फाइंड करने को बोला है, तो सिग्मा एक्स वाई देखो ये मिल गया, ये एक्स और वाई का सैंपलिंग मल्टीप्लिकेशन है। फॉर्मूला लिखो जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि आपको कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, ऑलवेज जो मैं आपसे बोलती रहती हूँ। चलो यहाँ पे लिखो, अच्छे से लिख लो चलो, ताकि हमें आइडिया आए कि हमें एक्चुअली में कौन कौन सी चीजें फाइंड करनी है। कौन सा फॉर्मूला था? बी एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, एन इंटू था ना, यस, और नीचे क्या था? एन इंटू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर, और सेम इट इज, सेम एज इट इज एन इंटू सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय एन इंटू सिग्मा, ये बी वाई एक्स मिलेगा, ये बी एक्स वाई मिलेगा,
और ये बी बाई एक्स। समझ में आया? चलो, कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी सिग्मा एक्स वाई की? तो चलो, ये तो डन है, सिग्मा एक्स वाई ये रहा, डन। फिर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ये रहा, देखो मिल गया। सिग्मा एक्स और सॉरी सिग्मा वाई यहाँ पे है। फिर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये भी मिल गया। ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, बट ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कौन सा है? ये स्मॉल एक्स है फ्रेंड। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था स्मॉल एक्स है तो एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स माइनस एक्स बार। ये वाला एक्स नहीं है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द मीन, यानी कि ये वाले फॉर्मूले से हमें करना है। तो यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार आएगा। एक्स माइनस एक्स बार करो, एक्स बार क्या मिलेगा? सिग्मा एक्स 24 है और एन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 24 डिवाइड बाय 8 यानी कि 3 आएगा हमारा। क्या आएगा? 3। तो x माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा। 5 माइनस 3 2 आएगा। 3 माइनस 3 0। तो ये सारी चीजें मिलेगी x माइनस एक्स बार, जिससे उसका x स्क्वायर करना है। एज इट इज y माइनस वाई बार करो, y बार क्या आएगा? सिग्मा y क्या है? 16 और वो क्या है? 8। तो y बार क्या आएगा? 2। तो y माइनस वाई बार यानी कि y माइनस 2 करना है। 6 माइनस y माइनस वाई बार, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1। तो ऐसा किया। फिर वाई स्क्वायर का भी, वाई का भी स्क्वायर करो, समझ में? फिर एक्स वाई है। एक्स वाई क्या है? ये स्मॉल एक्स वाई है फ्रेंड्स, यानी कि ये जो हमने एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार किया ना, उससे जो एक्स मिला ना, वो मल्टीप्लिकेशन मिला है। यहाँ पे पूरा स्मॉल एक्स है, ये चीज ध्यान में रखना। कार्ल पियर्सन में भी यही किया था, यहाँ पे भी सेम मेथड है। फॉर्मूला में वैल्यू डालो, चलो बी वाई एक्स मिलेगा यहाँ पे। एन 8 है। सिग्मा एक्स वाई क्या है? सिग्मा एक्स वाई क्या है? सिग्मा एक्स वाई है -10। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? कैलकुलेशन में सिग्मा एक्स क्या है? 24। सिग्मा वाई क्या है? 16। और नीचे है अगेन 8। सिग्मा एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। 8 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है? 30 माइनस सिग्मा एक्स क्या है? 24 का स्क्वायर। फटाफट सिंप्लीफाई करो और आंसर निकालो, क्या आएगा? नीचे आया -336। माइनस माइनस उठ जाएगा, करो 464 डिवाइड बाय 336। बी एक्स का आया 1.38। 1.3 आया, 1.38। कंफर्म कर लेते एक बार।
यहाँ पे एक अलग मेथड से किया है। ये सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर से भी हो सकता है। यहाँ पे अलग मेथड से दिया है फ्रेंड, वैसे तो सेम ही आना चाहिए। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स ये पूरा ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया, एक और दूसरा फॉर्मूला यूज किया है जिसकी जगह आप ये यूज कर सकते हो। ध्यान देना, बहुत ही ईजी है। बी वाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर भी कर सकते हो। ये सिग्मा एक्स स्मॉल वाला है और ये भी स्मॉल वाला है, और बी एक्स वाई हो तो उसकी जगह सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा वाई स्क्वायर कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया है, तो आप अपनी इक्वेशन वाले लिस्ट में ये ऐड कर देना जब से मीन डेविएशन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो। तो ऐड कर देते हैं हम हमारी उसमें, यहाँ पे एक और ऐड कर देना। बहुत ही इजी है, अच्छा है। चलो, मॉड्यूल का क्वेश्चन किया तो यहाँ पे एक और ऐड कर देना, बहुत ही इजी है। बी वाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई, वाई लास्ट में है तो नीचे आएगा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर। समझ में आया? तो यहाँ पे अभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अरे पेज, यस, बहुत ही इजी तरीके से हो रहा है, तो क्यों हम टफ वाला फॉर्मूला यूज करें, है ना। चलो, तो यहाँ पे फ्रेंड सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर से हमें बी एक्स वाई मिल गया, बी वाई एक्स मिल गया। क्या मिला? ये बी वाई एक्स डिपेंडेंट, वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स, ये हमें मिल गया, यानी कि -0.33 आएगा। ये एक्स बार वाई बार फाइंड किया, क्यों? यहाँ पे ध्यान दो कैसे, एक्स माइनस एक्स बार वाला हमने जो किया था ना पूरा कॉलम, उसके लिए। अब मेन चीज जो है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, वो वाली अब हमें बी एक्स वाई तो बी वाई एक्स तो मिल गया, समझ में। बट हमें क्या फाइंड करना है? कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था? बी वाई एक्स एज इट इज, मैंने आपको सिखाया था। यहाँ पे एक्स है तो एक्स माइनस एक्स बार यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू के साइड, इस साइड क्या आएगा? वाई माइनस
वाई बार। तो देखो यही है, y माइनस वाई बार की जगह 2 है, बी वाई एक्स की जगह हमने जो फाइंड किया 0.33 माइनस, और यहाँ पे x माइनस एक्स की जगह पे है x बार। इक्वेशन सॉल्व करो, y को हमने वो बनाया y माइनस 2.33 इंटू प्लस 0.1499, यहाँ पे y को हमने बनाया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, समझ में आया, ये x 0.33 इंटू एक्स किया, 0.33 इंटू 3 यानी कि माइनस माइनस प्लस 0.99 हो गया। और ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम साइमल्टेनियस मेथड से, तो y इज इक्वल टू 2.99 माइनस 0.33x हमें रिग्रेशन इक्वेशन मिलेगा। और रिग्रेशन इक्वेशन x डिपेंडेंट ऑन y सेम वही करेंगे, वही फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर हमें क्या मिला था 36, और ये तो -10 मिला ही था, तो हमें क्या मिला 0.28 मिला। तो समझ में आया 0.28 सेम एज इट इज। इसका फॉर्मूला क्या बन रहा था हमारा, यहाँ पे ध्यान दो, ये है x ऑन y बी एक्स वाई, तो इसका क्या फॉर्मूला था x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। ये मीन्स दिया है ना फ्रेंड्स, इसलिए ये यूज करना है। x के बार की जगह वैल्यू डालो, y बार की जगह y की, और बी एक्स वाई तो हमने फाइंड किया, दैट इज माइनस 0.28। चलो यहाँ पे 0.28, y की जगह y माइनस 2, y बार मिला, x बार 3। इक्वेशन सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, इक्वेशन x इज इक्वल टू 3.56 माइनस 0.28 y। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे x डिपेंडेंट ऑन y है और y की वैल्यू दे देते तो हमें x की वैल्यू मिल जाती। और यहाँ पे आगे इक्वेशन में यहाँ पे कोई एक वेरिएबल की वैल्यू दे देते, यानी कि x वेरिएबल की वैल्यू दे देते, तो हमें y मिल जाता। कि हम x की जगह पे वो लिख देते और वो इक्वेशन सॉल्व करके y मिल जाता। वो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या फिर वो वाली साइमल्टेनियसली जो यूनिटरी मेथड है उसमें वो करते थे कि x की वैल्यू डालते थे तो y मिल जाता था, y की वैल्यू डालते थे तो x मिल जाता था। ठीक है, कोई एक इक्वेशन में एज इट इज यहाँ पे x और y की पूरी हमने इक्वेशन मिली, हमें जो रिग्रेशन इक्वेशन मिल गई। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। पहले 2 क्यों किया वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पे आ जाओ, हमारा जो क्वेश्चन था ये रहा। चलो x बाय वेरिएट डेटा दिया है, दो वेरिएबल यानी कि x और y, और हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे सिंपली दे दिया है कि y ऑन x और x ऑन y फाइंड करना है। और देखो एक चीज मैंने आपको वो रिग्रेशन इक्वेशन मिला था ना, उसमें x और y एज इट इज रहा था क्योंकि उसमें वैल्यू नहीं दी थी। अभी यहाँ पे बोला है कि x 20 है तो y की वैल्यू यानी कि रिग्रेशन लाइन ऑफ y फाइंड करनी है, और y 5 है तो रिग्रेशन लाइन ऑफ x फाइंड करना है। तो चलो हम बोथ दे दिया है, बहुत ही बढ़िया है, नेक्स्ट लेवल का इक्वेशन है। अच्छा इस टाइप के इक्वेशन आ सकते हैं एग्जाम में। चलो यहाँ पे ध्यान दो, एज इट इज हमने जो लास्ट क्वेश्चन में किया था वही। अभी इसमें उसमें दिया था कि मीन ढूंढना है, इसलिए हमने x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार किया था स्मॉल वाला। अभी उसमें देखा क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट लाइन में दिखा था स्क्वायर ऑफ मीन डेविएशन, उस मेथड का यूज करके आपको फाइंड करना था। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो सिंपली हमारी जो मेथड है ना फ्रेंड्स, जो हमने फॉर्मूला रखा था n इंटू वाला, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलो यहाँ पे आ जाओ, x है मिल गई, फिर x मिल गया, फिर x स्क्वायर, y तो y स्क्वायर, और एक्स वाई दे दिया है सिग्मा एक्स वाई। सिंपली यहाँ पे स्मॉल x और स्मॉल y का कोई यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा मीन डेविएशन हम वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। चलो अभी हम क्वेश्चन में आ जाते हैं, x ऑन y और y ऑन x, जो ऑलरेडी हमने किया क्वेश्चन में। चलो आ जाओ, x बार y बार तो फाइंड करना ही पड़ेगा।
फ्रेंड्स ये समझ में नहीं आएगा, सिंपली यहाँ पे क्या किया, सिग्मा करके करके यहाँ पे सिग्मा वाई सिग्मा एक्स वाई फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया है, पहले सिग्मा सिग्मा कर दिया, बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बट अभी ये हम वो वाले मेथड से कर सकते हैं। कैसे? चलो आ जाओ यहाँ पे, हमारा सिग्मा एक्स वाई वाला है ना, पियर्सन वाला, अभी इसमें हम कर सकते हैं, बहुत इजी। है ना, इसमें मीन का कोई यूज नहीं है इसलिए। चलो सिग्मा एक्स वाई क्या निकाला हमारा 83, एन क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 इंटू 83 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 24 एंड 31, नीचे क्या है 8 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या निकला हमारा 153 माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर 31 का स्क्वायर। सॉल्व करो। यहाँ पे क्या आया 0.304 आया, बी वाई एक्स माइनस में, समझ में, माइनस 0.304, 30 भी रख सकते हो कोई बात नहीं, माइनस 0.30 रखो, ज्यादा मजा आएगा कैलकुलेशन करने में। चलो हमारा आ गया, यहाँ पे आप ध्यान मत दो फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे हमारा बी वाई एक्स सेम मिल गया, चलो ये रहा, मैच हो गया 0.30, दैट्स ग्रेट। ये वाली मेथड से भी कर सकते हो, उसमें फ्रेंड्स मीन डेविएशन वाला बोला था इसलिए वही मेथड यूज करना, उसमें स्मॉल एक्स और वाई का यूज होता है, मैं आपको समझाऊंगी दोनों में डिफरेंस। फिर यहाँ पे बी एक्स वाई दोनों का फॉर्मूला, एन इंटू जो ऊपर है वो तो एज इट इज रहेगा, यानी कि -18 सेम आएगा, नीचे है एन यानी कि 8, सिग्मा वाई क्या है 24 है ना, 24 है, सिग्मा वाई 24 और सिग्मा वाई स्क्वायर क्या है 108, 108 का फॉर्मूला 192। यार यहाँ पे
सिग्मा वाई स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे 108 आएगा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने भी नहीं बोला 108 माइनस सिग्मा वाई, इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। -0.277 यानी कि 28 रखते हैं, ये आया बी एक्स वाई, बी एक्स डिपेंडेंट ऑन वाई 0.30 और नेक्स्ट में होगी, चेक कर लेते हैं। पॉइंट ये रहा 0.27277 है, तो 0.28 माइनस 0.28 डन। ग्रेट, चलो वेरीफाई। अब हम हमारा जो इक्वेशन है ना वो है बी वाई एक्स वाला था, ओ ई प्लस बी एक्स, बट उसको एक्सपांड किया था कैसे, बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, और यहाँ पे क्या था y माइनस वाई बार। फिर दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली मेथड से इक्वेट करेंगे, तो y माइनस वाई बार, तो y नहीं दिया है, y बार क्या है हमारा, y बार फाइंड करो, बहुत इजी है। चलो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, y बार क्या है, सिग्मा y डिवाइड बाई n, 24 डिवाइड बाई 8, y बार मिला 3, और x बार भी फाइंड कर ही लेते, सिग्मा x डिवाइड बाई n 31 डिवाइड बाई 8, 3.875, याद रखना 3.875 और ये 3। चलो इक्वेशन कहाँ का ये रहा, पुट डाउन करो वैल्यू, y माइन वाई 3 था, बी वाई एक्स क्या निकाला हमने, बी वाई एक्स क्या था -0.30, x माइनस एक्स बार, x तो है ही नहीं, x बार है 3.875, देखो ये -0.30 यहाँ आ रहा, सॉल्व करो, y माइनस 3 माइनस 0.30 x माइनस 0.30 इंटू 3.875 माइनस 1.1625, 3 है माइनस में इस साइड आ जाएगा, y यहाँ पे रहेगा, और ये -0.30x और -1.162, ये माइनस नहीं प्लस आ जाएगा, सॉरी
प्लस 1.1625 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -0.30x प्लस 4.1625 फॉर्मूला मिला। यहाँ पे y का हमें रिग्रेशन इक्वेशन मिला, बट यहाँ पे क्लियरली लिखा है इक्वेशन में फ्रेंड्स कि देखो y fill the regression line of y on x when predict y if x is equal to 20। x की वैल्यू दी है, यानी कि यहाँ पे फ्रेंड्स x की वैल्यू दी है, तो दैट्स ग्रेट। अभी x का हमें y का रिग्रेशन इक्वेशन मिल गया, x की वैल्यू दी है 20 ना, तो -0.30 है, उसकी जगह 20 रखो और y की रिग्रेशन लाइन फाइंड करो, बहुत ही इजी हो जाएगा। -1.8375 आएगा। देखो इक्वेशन हमारा सेम मिल गया है y का, देखो ये -0.30x प्लस 4.1265 था ना। फ्रेंड्स यहाँ पे गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो यहाँ पे उन्होंने 4.1625 लिखा है, यहाँ पे उल्टा सुल्टा हो गया 1265, ये 1625 ही है। देखो यहाँ पे भी हमारा 1625 है, तो थोड़ा सा चेंजेस में भी आंसर में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे उनकी क्लैरिकल मिस्टेक है। तो y हमें क्या मिला फ्रेंड, रिग्रेशन इक्वेशन y -1.8375। रिग्रेशन इक्वेशन सेम है हमारा, तो कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं। अभी हम x की बात करेंगे, चलो लास्ट में देख लेंगे। तो आंसर हमें मिला 1.8375। चलो अभी x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि कैसे करेंगे, ये सेम इक्वेशन यूज करेंगे। x माइनस एक्स बार b एक्स वाई, यहाँ पे y माइनस वाई बार होगा। x बार की वैल्यू दे दी है, क्या है 3.875, b एक्स वाई ऑलरेडी हमने फाइंड किया है, क्या है ये रहा 0.28 माइनस y बार की वैल्यू 3 हमने फाइंड की थी। फ्रेंड्स ये है ना बहुत ही इजी, यूनिटरी मेथड हम जो करते थे वही है ना। ये -3 पॉइंट उस साइड ला दो, ये -0.28 y हो जाएगा, और ये 0.28 इंटू 3, यानी कि 0.84 हो जाएगा।
माइनस माइनस प्लस 0.84, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3.875, तो x क्या मिलेगा, -0.28, रिग्रेशन इक्वेशन 0.20 y प्लस 0.84 प्लस 3.875, 875 है कि 785 है, एक बार चेक कर लेते। 875 सही है, थोड़ी मिस्टेक आती है हमारी फिर। तो क्या मिला, 3.875 प्लस मिला 4.715। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे हमें रिग्रेशन इक्वेशन y का मिल गया जो लास्ट क्वेश्चन में मिला था। यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन लास्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका था, बट यहाँ पे देखो x और y की वैल्यू दी हुई है और हमें लीनियर x और y फाइंड करना है। देखो यहाँ पे प्रिडिक्ट किया है कि फाइंड द प्रिडिक्ट s इफ y इज इक्वल टू 5, क्लियरली लिखा है। तो हम x वाले फॉर्मूला में y की वैल्यू डालेंगे, y इज इक्वल टू 5 दे दिया है, तो हम सिंपली y जहाँ पे है वहां पे 5 रख देंगे, 5 5, समझ में आया, 5 प्लस 4.715, चलो 1.4 माइनस में आया, प्लस 4, x की वैल्यू क्या मिली, 3.315, समझ में आया, लीनियर x की वैल्यू मिली 3.315। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रही, समझ में आया, ये लीनियर इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन सेम है, ये भी मिल गई। चलो ये y की वैल्यू है और ये x की 3.315, ये 1.8375, 1.8375 में भी हमारी मैच, ये रही माइनस, सेम है 1.1.83, सेम दोनों एग्जैक्ट मैच। अभी मुझे आपको डिफरेंस समझाना है कि हमने दोनों में फॉर्मूला क्यों अलग यूज किए। समझ में आया फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 1 और 2 में एज इट इज हमें यही करना है, एग्जाम में आए तो यही फॉर्मूला यूज करना है जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 किया। एज इट इज एक्स और वैल्यू फाइंड करने तो ठीक है, वरना रिग्रेशन इक्वेशन आ जाए तो हम वहां पे स्टॉप हो जाएंगे। समझ में आया, रिग्रेशन इक्वेशन पे स्टॉप हो जाएगी, अगर एक्स वाई की वैल्यू दी है तो डालेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया है इसमें क्लियरली लिखा है, यहाँ पे देखो, इक्वेशन बाय टेकिंग डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई। मीन्स बोला है यानी कि हमें यहाँ पे छोटा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, और जो मैंने फॉर्मूला ऐड करवाया कैलकुलेशन टाइप का, सिग्मा एक्स बार डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स बार डिवाइड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर से, और एज इट इज जो फॉर्मूला सेम है, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार, वो तो यूज करना ही है कोएफिशिएंट रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने के लिए, तो वो हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 2 कंप्लीट हो गए। ये डेविएशन टेकन फ्रॉम एज्यूमिंग, ये सारा फॉर्मूला जो मैंने आपको करवाया फ्रेंड्स, एज इट इज आर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन एस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन वाई, वो सारी चीज हमने की, वही फॉर्मूला है, कर लेना एक बार, रिवीजन नोट बनाना, उसमें ये फॉर्मूला लिखना। अभी बात कर रहे हैं कोरिलेशन के बारे में। एग्जाम्पल 3 आ जाओ, चलो ये वाला, कि एवरेज एब्सोल्यूट इंक्रीज इन इनकम रिलेशन टू इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर 1.5 करोड़, and the
एवरेज एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर इन रिलेशन इंक्रीज इन इनकम 0.50 करोड़ नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे 50 लैक्स है, 50 लाख है। और उसको करोड़ में हमें सेम सेंटीमीटर यानी कि करोड़ में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.50 करोड़ हो जाएगा। समझ में आया? तो दोनों सेम हो गया, 1.5 और 0.50। तो यहाँ पे x ऑन y का दे दिया है और y ऑन x का कोरिलेशन दे दिया है। तो हम कौन सा bxy b/y वाला हम यूज करेंगे? bxy रिलेशनशिप बिटवीन pxy प्लस माइनस पॉजिटिव है, इनटू है, तो r इज इक्वल टू 1.5, दोनों को सेम करना पड़ेगा ना। 1.5 ये लैख से ध्यान में रखना, उसको करोड़ में कन्वर्ट करना है, इसलिए 1.5 इंटू 0.50 सेम है, करोड़ करोड़ में 1.5 इंटू 50, तो आंसर आएगा 0.866 आपका आर यानी कि कोरिलेशन आएगा। समझ में आया? कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसमें इतना कुछ है नहीं है। फिर ये सारी चीज जो मैं आपको पॉइंट्स बोल रही थी ना, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं 4 to 9। ध्यान दो, अरिथमेटिक ऑफ by(x) and bxy is greater than or equal to coefficient of correlation then byx into bxy greater than is equal to आएगा। समझ में आया? मीन जब बड़ा है तो ये आएगा। सिंस byx is equal to r into, ये वाला ऑलरेडी फॉर्मूला मैंने आपको करवाया है, इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट r इज इक्वल टू, ये सेम है फ्रेंड्स। फिर r को यहाँ पे ले गए, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे, और ये नीचे आ गया है, तो ये सब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हो। अभी यहाँ पे ध्यान दो, इफ bxy इज इक्वल टू bxy देन इट इज ऑल्सो इक्वल टू कोएफिशिएंट कोरिलेशन, यानी कि जब bxy इज इक्वल टू byx तो इज इक्वल टू r भी सेम ही होगा। तो ऑफ कोर्स ये तो सेम ही होगा ना। एक बार ये वाला फॉर्मूला में डाल के देखो, r इज इक्वल टू अंडर रूट bxy byx, 5 इंटू 5 करोगे तो 25, अंडर रूट निकालोगे तो 5 ही आएगा ना, वो r ही होगा। तो r भी आपका सेम ही होगा, जिसमें कोई डाउट नहीं है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट द स्केल, वो ऑलरेडी मैंने आपको समझाया है। तो वो ओरिजिन से स्केल, वो ओरिजिन से वो होता है बट स्केल से नहीं। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, यानी कि इनटू और डिवीजन से वो होता है, स्केल यानी कि प्लस माइनस से नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर है सम इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है बिटवीन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये y ऑन x देन byx इज इक्वल टू, ये मैंने करवाया, ये इक्वेशन ये भी हो गया है। सिर्फ पॉइंट्स बढ़ा चढ़ा के बोले हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे, कोरिलेशन रिग्रेशन ये सारी चीज हमने कर ली है फ्रेंड्स। कोरिलेशन 1 डिवाइड बाय bxy इज इक्वल टू byx है, ये भी ध्यान में रखना। चलो एक और पॉइंट है याद रखने का, अच्छा है, एमसीक्यू में काम आ सकता है। अब रिलेशनशिप बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, ये अलग अलग ग्राफिकल मेथड से उन्होंने रिग्रेशन और कोरिलेशन का वो दिखाया है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो x ऑन y, y ऑन x, ये सारी चीजें कुछ भी करो, फिर लास्ट में यही वो प्रूव करती है कि byx और bxy सेम हुआ तो r सेम होगा, और ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो ये दोनों के बीच का एस्टेब्लिश करता है रिलेशनशिप। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये ग्राफिकल मेथड ये सब कुछ नहीं आने वाला। फिर भी एक बार आपको देखना है तो देख लो। चलो b ऑन y bxy, देखो ये दोनों है, एक ही क्रॉस हो रहे हैं तो r इज इक्वल टू 0 हो गए। x ऑन y y ऑन x, तो r इज इक्वल टू ऊपर हो आएगा। देखो यहाँ पे दोनों बढ़ रहे हैं, स्लोप मेथड्स जैसे हमने रिलेशन को रिलेशन में किया था ना, ये x और y दोनों बढ़ रहे हैं तो r प्लस होगा, डिक्रीज हो रहे हैं तो -1 होगा, क्रॉस हो रहे हैं देखो बढ़ ही रहे हैं छूटे, कुछ भी नहीं है एग्जैक्ट, तो r का रिलेशन 0 होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, सेम ये हमने किया था ना कोरिलेशन में, वही है।
कि अगर जो स्ट्रेट लीनियर मेथड है उससे एक्सेट क्रॉस होकर नीचे जा रहा है तो आर इज वेरी हाई, और ये लीनियर हमारी जो है एग्जिट उससे वो प्रेस होके नीचे हो रहा है तो आर इज वेरी लो। ऊपर जा रहा है तो वेरी हाई, नीचे जा रहा है तो वेरी लो। ऑलरेडी हमने कोरिलेशन में ये सब कुछ कर दिया है। ये कोरिलेशन रिग्रेशन का डिफरेंस है, देख लेते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे। दोनों का डिफरेंस है नेचर ऑफ रिलेशनशिप। तो कोरिलेशन एनालिसिस टेस्ट द क्लोजनेस ऑफ द वेरिएबल्स, यानी कि वो रिग्रेशन एनालिसिस मेजर द एक्सटेंट ऑफ द चेंज ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ द वेरिएबल। वो ऑलरेडी आपको पता है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। और ये मैग्नीट्यूशन यानी कि दोनों वेरिएबल्स के बीच में डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ वेरिएंसेस। तो correlation studies in a mutual dependence of variables, but in regression analysis of the functional relation showing the dependency of one variable upon other। वो भी आपको पता है। The study is made by taking relationships, regression analysis, the causal relationship in variable moving in the same or opposite direction is studied. By correlation analysis, the study is made by taking into consideration of the cause and effect relationship between the variables, that is one closeness of the variables studies। कोरिलेशन क्या दिखाता है, एक्स और वाई की कोरिलेशन, और दोनों में कितना डिफरेंस है यानी कि मैग्नीट्यूड दिखाता है। और रिग्रेशन है वो क्या है, वो एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वेरिएबल्स की वो दिखाता है। फिर है ये भी म्यूचुअल डिपेंडेंसी ऑफ वेरिएबल्स, वो भी हमने पढ़ लिया। स्पूरियस कोरिलेशन, in correlation chances of spurious correlation between two variables having no practical importance may be observed, यानी कि दोनों के बीच में कितना डिपेंडेंसी है कि नहीं है वो प्रैक्टिकली कोरिलेशन में कुछ मैटर नहीं करता, बट इट्स एग्जिस्ट इन, but there is no chance of existence of such type of relation in regression analysis। कि कोरिलेशन, जो चांस ऑफ स्पूरियस कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स है तो वो कोई प्रैक्टिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोरिलेशन में है दो मेथड्स का, बट इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। और रिग्रेशन में तो कोई एनालिसिस ही नहीं है। समझ में आया, यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन क्या है वो रिग्रेशन में कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ डिपेंडेंसी और रिग्रेशन जो है दोनों के बीच में वही एस्टेब्लिश करता है। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट is having no scope of the further mathematical treatment, and it can be used for further treatment mathematically। Origin is regression analysis independent of change of origin but not of scale, but whereas correlation is both independent of chance in origin and scale। yes, समझ में है। कोरिलेशन है वो बोथ इंडिपेंडेंट है, ओरिजिन स्केल को अफेक्ट नहीं करता, और ओनली साइन ही इफेक्ट करती है ना स्केल की, और इसमें ओनली वो ओरिजिन से अफेक्ट करता है स्केल से नहीं। ठीक है। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट मेजर, रिग्रेशन एनालिसिस इज ए एब्सोल्यूट मेजर showing the chance change in the value of y on x until a unit change in the value of x on y, whereas correlation coefficient is relation measure linear relation between x and y। एक और चीज बता दो, कोरिलेशन वो लीनियर मेजरमेंट के लिए बेस्ट है, बेस्ट मेथड है लीनियर मेजरमेंट के लिए। वो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मेजरमेंट, यहाँ पे लिखा है ना लीनियर मेथड के लिए कोरिलेशन बेस्ट माना जाता है। समझ में, लीनियर मेजर के लिए। और ये एब्सोल्यूट मेजर है रिग्रेशन। एप्लीकेबिलिटी, कोरिलेशन हैज वेरी लिमिटेड स्कोप ऑफ द एप्लीकेशन in the determination of the linear, लिखा है ना, in between two variables, but the scope of the applicability of the regression on irregular as well as नॉन लीनियर, वहाँ पर लीनियर और नॉन लीनियर दोनों में ये यूज होता है रिग्रेशन, और ये लिमिटेड है लीनियर तक। समझ में आया। डिफरेंसेस इन वेरिएबल्स, डिफरेंशिएशन, तो कोरिलेशन बोथ वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड एट पार फॉर स्टडी पर्पस, एंड रिग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड। समझ में आया। अब है
सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल फॉर्मूला। कोरिलेशन इज सिमेट्रिकल इन फॉर्मूला, यानी कि दैट इज आर एक्स वाई इक्वल टू आर वाई एक्स, दोनों सेम होते हैं। इसमें सेम नहीं होता, हम दोनों फाइंड करते हैं, पता है ना आपको, रिग्रेशन में। तो ये है दोनों को डिफरेंसेस। एमसीक्यू में आ सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है। ओ पर खत्म हो गया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया क्या? अरे वाह, दैट्स ग्रेट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हर एक एग्जाम्पल किया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करने हैं, बुकलेट में करवाऊंगी, ये एमसीक्यू कर लेना। कोई भी डाउट है तो आई एम हियर फॉर यू। तो यहाँ पे हमारा पूरा मैथ्स का सिलेबस एंड स्टैट का सिलेबस कंप्लीट होता है। अभी प्रोबेबिलिटी लास्ट बाकी है, ऑलमोस्ट उसका आज लास्ट लेक्चर है, तो आप प्रोबेबिलिटी भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम बुकलेट्स करवाएंगे। और अब आपको सेल्फ स्टडी करनी है। रिवीजन नोट बना देना, बना देना, बना देना। हैंड राइटिंग रिवीजन नोट जरूरी है फ्रेंड्स। अगर मुझे कोई अवेलेबल मिल जाती है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें सारे फॉर्मूला मेथड्स मेंशन होगी। बट आप खुद से अपनी नोट से बनाओ, कि आपके पास अभी भी टाइम है 1 मंथ का, तो ज़रूर बना लेना। मैथ्स की तो आपने करी ली होगी, मैंने आपको बोला था। तो स्टैट की बना देना। हर रोज देखना, लर्न बाय हार्ट होना चाहिए, ज़रूरी है। मैंने आपको बोला था, फॉर्मूला याद रखोगे तो स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन आएगी। स्टैटिस्टिक्स पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूला आया तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बहुत ही इजी है। फॉर्मूला देख के आपको लगता है, बट अगर फॉर्मूला आ गया तो और कुछ भी है ही नहीं, है ना, आपको पता है। अगर आपको फॉर्मूला आ गया कि सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर करना है, बी वाई एक्स है, डिग्रेशन फाइंड करना है, तो एक्स वाई है दिया ही है, सिग्मा एक्स वाई इंटू करना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये सारी चीजें आपको आती है। तो ज्यादा कुछ है नहीं, वैल्यूज डालो, आंसर निकालो। तो ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ पे आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कोई टेस्ट बुकलेट आगे का जो भी प्लानिंग है आपको ग्रुप में मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन में, स्टडी बडी क्लब की, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। अब आपको पूरा मेरी साइड से सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आपको करना है ना। तो कोई भी डाउट है तो ज़रूर बोलना, ग्रुप में हम ज़रूर सॉल्व करेंगे।